अस्सलाम अलैकुम। सबको रमज़ान शरीफ मुबारक। दुआओं में याद रखिएगा। आबरू किस्त नंबर 16। उम्मीमान फातिमा। रुहेल अपने कमरे से निकलकर हुमायूं के कमरे की तरफ बढ़ा। वो दरवाज़ा न करने ही वाला था कि अंदर से विरदा की सिसकियों की आवाज़ सुनकर थम गया। फिर गहरा सांस भरते दरवाज़ा नॉक करता अंदर दाखिल हुआ तो विरदा जल्दी से आंसू साफ करती खड़ी हो गई। भाभी चली मेरे साथ। कहाँ? इसने हैरत से इस्तिफसार किया। बरू के पास। हम अभी और इसी वक्त फार्म हाउस जा रहे हैं। अब जाकर उन्हें मनाएगी बस। देखिए रमज़ान स्टार्ट हो रहा है तो इस कदर पुरनूर बाबरकत महीने का इस्तकबाल इस कदर सोगवार माहौल में बिल्कुल नहीं होगा। 2 साल के बाद मेरी ज़िंदगी में रमज़ान आया है। अब है तो गलत लेकिन हकीकत है कि मैं रमज़ान शरीफ में पक्का सच्चा मुसलमान बन जाता हूँ। रोहेल नॉन स्टॉप शुरू हो चुका था। अच्छा बस, जो कह रहे थे कि फार्म हाउस जाकर मैं उन्हें मना सकती हूँ, प्लीज मुझे बताएं मैं कैसे मनाऊं जाकर उन्हें। उसने बेचैनी भरे अंदाज में पूछा। कैसे मनाना है ये तो आप खुद सोचिए, लेकिन मैं आपको फार्म हाउस तक पहुंचा सकता हूँ। वो आंखें घुमाते हुए बोला। क्या वाकई? प्लीज जल्दी से छोड़ आइए मुझे, मैं अभी जाकर अभी मनाना चाहती हूँ। वो जल्दी से अपना चेहरा साफ करते हुए बोले। ओके चलिए, लेकिन प्लीज अपनी बहन को मत बताइएगा, वो बेचारी परेशान हो जाएगी और शायद फिर आपको जाने भी ना दे। वो आहिस्ता आवाज में बोला तो इसने सर इस बात में हिला दिया। फिर वो इसे फार्म हाउस ले जाने से पहले एक शॉपिंग मॉल में ले आया। हम यहाँ क्यों आए हैं? विरदा ने हैरानी से पूछा। मेरी प्यारी सी भाभी जान, अब आप इस हुलिये में वहाँ जाएंगी तो वो मानने की बजाय मजीद नाराज हो सकते हैं। देखिए खुद को, सलवट ज़दा कपड़े, ये फैला हुआ काजल, बस आपका हुलिया यहाँ से दुरुस्त करवाएंगे, कपड़े चेंज करवाऊंगा और फिर भैया के पास छोड़ आऊंगा। रोहेल ने कहा। हाँ ठीक कह रहे हैं आप, और ये बात आपको घर में बतानी चाहिए थी ना, मैं घर में पड़े हुए ड्रेसेस में से कोई पहन लेती। वो झुंझलाकर बोले। जितने देर में अपने तैयार होना था ना, अब मुझे खतरा था कि आपकी बहन ना टपक पड़े। वैसे माइंड मत कीजिएगा, एक सवाल करना चाहता हूँ। आप अपनी बहन की वजह से अपने बरू के रिश्ते को खराब क्यों कर रही हैं? भैया इस तरह फार्म हाउस गए हैं तो उनका यूं जाना ये बात जाहिर करता है कि वो बुरी तरह हट हुए हैं। रोहेल ने संजीदगी से। फिर आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? आपको मालूम तो है कि उनका कोई भी साथ नहीं दे रहा। वो तकलीफ में है इस वक्त, बहुत ज्यादा तकलीफ में। मैं भी अलिफ कर उसे इस हाल में छोड़ दूंगी तो वो न जाने खुद को क्या कर लेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा भाभी, वो खुद को क्यों नुकसान पहुंचाएगी, काफी समझदार हैं वो। बाकी मैं मानता हूँ कि बिल्कुल भी उनके साथ अच्छा नहीं हुआ, ये होना नहीं चाहिए था, लेकिन अब ये तकदीर का लिखा हुआ है। न चाहने के बावजूद हमें तकदीर के फैसलों को मानना पड़ता है। आप उन्हें समझाइए कि जिब्रान भाई को यूं बिल्कुल मत छोड़े वरना वो डाइवर्स दे सकते हैं उन्हें। रोहेल ने कहा। अच्छा है तलाक दे देंगे, वैसे भी अब उनके रिश्ते में बाकी ही किया रहा है। इस कदर बड़ा धोखा दिया है कि मैं खुद हल गई हूँ तो इसका क्या हाल होगा। पता है मैं जिब्रान भाई और उनकी जोड़ी को परफेक्ट जोड़ी कहती थी, लेकिन सब गलत साबित हो गया है।
इतनी मोहब्बत और चाहत के बावजूद अगर ये सब होता है तो मेरे और हुमायूं के रिश्ते में क्या क्या हो जाएगा मैं भी नहीं जानती। मैं खौफ ज़दा हो जाती हूँ उनके खो जाने के डर से। विरदा लब कुचलते हुए बोली, मेरे बरू जब रिश्ते निभाते हैं तो इखलास से निभाते हैं। वक्त आपको उनकी हर अच्छाई देखा देगा। खैर आप ये सब छोड़ी और जल्दी से तैयारी पकड़े, रोहेल ने कहा। फिर वो इसे लेकर रात गए। जब फार्म हाउस पहुंचा और इसे बाहर उतार कर ही वहां से निकल आया, कुछ देर के बाद ही इसके मोबाइल की रंग बजने लगी और उसने मुस्कुराते हुए कॉल अटेंड करते मोबाइल कान को लगाया। रोहेल, ये क्यों किया तुमने? इसे यहाँ क्यों लाए? हसब तवक्को हुमायूं की गौसीली आवाज कानों से टकराए। रिलैक्स बरू, अब आप अपनी बीवी को रोता देखकर कठोर बन सकते हैं, मगर मैं अपने भाभी जो रोता बर्दाश्त नहीं कर सकता। इंजॉय करें आप अपनी बीवी के साथ और मैं ज़रा मिसेस फरहीन जिब्रान को देखूं घर जाकर, वो मुस्करा कर बोला और जल्दी से फ़ोन काट कर मोबाइल ऑफ कर दिया। घर पहुंचा तो फरहीन लाउंज में बैठी थी। से आता देख वो जल्दी से उठकर पास आए। वो विद्या कहाँ गई, वापस नहीं आई क्या? उसने बेचैनी भरे अंदाज में पूछा। उनके हॉस्पिटल में एक बहुत ज़रूरी मीटिंग थी तो वहीं छोड़ कर आ रहा हूँ। नाइट ड्यूटी होने की वजह से वो रात शायद वापस भी ना आ सके, रोहेल ने बड़े कॉन्फिडेंस से झूठ बोला। वो अच्छा, मुझे बताकर भी नहीं गई। कम से कम मुझे बताकर तो जाती, मैं परेशान हो रही थी। क्यों, आप क्यों परेशान हो रही थी? रोहेल ने इसकी बात पे जल्दी से पूछा। बस ऐसे ही। खैर कोई नहीं, ये काम भी तो ज़रूरी होते हैं, फरहीन ने कहा और फिर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। वो भी सर झटक कर अपने रूम में आ गया। अगले दिन वो काफी लेट उठा और नाश्ता करके वो ऑफिस जाने के लिए निकला। वो गाड़ी गेट से निकालकर अपना मोबाइल लेने की गरज से गाड़ी से उतरा ही था कि एक उड़ती हुई बाल आई और विंडो स्क्रीन पे आकर लगी और उसके कांच में दरार आ गई। उसने सदमे बेयकीनी से अपनी फेवरेट गाड़ी की हालत देखी और फिर साथ वाले घर से बच्चों के साथ निकलती लड़की को देखकर उसने दांत कचकचाए। अंकल प्लीज ज़रा हमारी बाल देना। वो अभी कांच की दरार के सदमे से नहीं निकला था कि इस लड़के के अंकल बोलने पे सदमा दुगना हो गया। अंकल, आर यू आउट ऑफ माइंड? तुम्हें मैं अंकल लगता हूँ? वो तप कर बोला। तो और बेबी बोलूं? वो अपनी नीली कांच सी आंखें पिटपिटाकर बोलती उसे एक पल के लिए मस्मराइज कर गई। भैया, बरू, भाईजान भी बोला जा सकता है क्रेजी गर्ल, वो तप कर बोला। भाई के साथ जान लगवा कर जान कहलवाना चाहते हो आप अंकल जी? वो जी को लंबा करते हुए बोले। खबरदार, जो तुमने मुझे अंकल बोला, मैं मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। वो इस पे उलट पड़ा। तो क्या करोगे तुम मिस्टर अंकल? वो पहलू में हाथ रखते एड़ियां उठाए आंखें घुमाते हुए बोली। भाड़ में जाओ तुम, और हाँ, ये जो मेरी जानम का मुंह बिगाड़ा है, इसको संवारने के पैसे निकालो। हा हा हा, जानम? वो गार्ड, ये जानम है तुम्हारी? बड़े मजाहिया हो तुम। वो उसकी गाड़ी बोनट पे चढ़कर बैठते हुए बोले। उतरो मेरी जानम से, जल्दी करो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, वो गुस्से से बोला। ओके, उतर गई। चलो बच्चों, चले अंदर। वो लड़की छलांग मारकर गाड़ी से उतरकर जमीन पे पड़ी बाल उठाते हुए बोली। मेरे पैसे कौन देगा?
वो इसके सामने आते हुए बोला, तुम्हारे पास कोई सबूत है कि ये मैंने किया? वो इत्मीनान से बोली और बच्चों को लेकर आगे बढ़ गई। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं बंदरिया, वो चलाकर बोला, मगर इससे जुबान चुराते हुए अपना गेट पार कर गई और वो कीनातूज निगाहों से बंद गेट को देखता गाड़ी को वापस पोर्च में लगाने लगा। रमला, रमला। आरिफ काज़मी के चलाने पे उसने थूक निगला और उठकर बाहर आई तो जुबैदा काज़मी सहमी खड़ी थी। कब सुधरेगी अब की ये राज दुलारी? इसकी माँ ने तो हमारी आबरू को पांव तले रोंदा था, मगर अब ये तो अपनी माँ से 4 हाथ आगे है। पहले कॉलेज से शिकायत आती थी, कॉलेज बदल दिया। पहले घर में पूरी कॉलोनी के लोगों के नाक में दम कर रखा था और आज यहाँ 2 दिन भी नहीं हुए कि साथ वालों के हाथ से शिकायत आ गई। वो धाड़ कर बोले तो वो सर झुकाए लब कुचलने लगी। लेकिन ये तो बाहर गई ही नहीं, बेबच्चों के साथ लान में ही खेल रही थी। जुबैदा काज़मी ने डरते डरते हुए कहा, आपको कहाँ होश होता है जुबैदा बेगम? आपकी आंखों पर हमेशा उसके मामले में पट्टी बंधी रहती है। वो तंजिया लहजे में बोले, लेकिन हमने जानबूझकर तो नहीं किया मामू जान, हम तो अपने ही घर में खेल रहे थे। अब वो बाहर आया तो हमारी बाल उसकी विंडो स्क्रीन पे लग गई। वो जल्दी से बोली, शट अप, खबरदार जो तुमने एक लफ्ज भी अपनी सफाई में बोला वो धाड़। क्यों ना बोलूं? मैं तो बोलूंगी, जब मेरा कसूर नहीं तो चुप क्यों रहूं? वो भी निडर अंदाज में बोली। देख रही आप इसका ये बागी अंदाज? तो दीजिए हमें हमारी बगावत पे सजा हमेशा की तरह। वो तड़क कर बोली, वो तो तुम्हें दूंगा और इस बार तुम्हारा जेब खर्च बंद नहीं होगा, बल्कि इस बार तुम्हारा खाना बंद होगा। अगले 24 घंटों तक तुम्हें एक पानी का घूंट तक नहीं मिलेगा। कल सुबह सहरी खाए बना रोज़ा रखोगी? आरिफ काज़मी ने सर्द लहजे में कहा तो उसने बेयकीनी से उन्हें देखा। इस घर में सब जानते थे कि इससे भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती और रमज़ान में वो 2-2 पराठे खाने के बावजूद दोपहर में वो भूख से निढाल हुई फिरती है। ये अब क्या कह रहे हैं जी? अब जानते तो हैं कि वो भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो तो शायद कर ले, मगर आप ही नहीं कर सकती इसकी भूख बर्दाश्त जुबैदा बेगम। और मैं इस बार आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ कि अगर अपने छप छुपा कर कुछ करने की कोशिश करे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, आरिफ काज़मी ने कहा और फिर लंबे लंबे दम भरते वहां से चले गए। ये गुस्सा दिलाती ही क्यों मम्मी जी? 8 साल होने को आए हैं मेरी शादी को, और उन 8 सालों में मैंने उसे एक बार भी नहीं देखा कि कोई दिन ऐसा गुजरा हो कि उसने डैड से डांट न खाई हो। आरिफ काज़मी की छोटी बहू ने तलज लहजे में कहा, मुझे तो 10 साल हो गए हैं और उसकी वजह से तो मेरे बच्चे भी इस कदर बिगड़ चुके हैं कि मुझे ही जवाब देते हैं कि हमारी रमला फूफो को कुछ मत कहेगा। खुद तो उसकी मदर अल्लाह को प्यारी हो गई, मगर जाते जाते यह अजाब सबके सरों पे मुसल्लत कर गई। बड़ी भाभी ने भी अपना हिस्सा डालना लाजमी समझा। वो सपाट चेहरे से यूं इधर उधर देख रही थी जैसे इसके नहीं किसी और के मुतालिक बात हो रही हो। बस करो अब सबको तो मौका चाहिए रमला के खिलाफ बोलने का। शर्म कीजिए। हम शर्म करें मम्मी जी? अपने इस लाडली को थोड़ी सी शर्म सिखा दीजिए, वरना ये ना हो कि कल ये भी चंदा फूफो की तरह कुछ नया चांद चढ़ा दे। बड़ी भाभी ने तनफ्फुर भरे अंदाज में कहा, खबरदार जो किसी ने मेरी अम्मू जान के मुतालिक कुछ कहा
मेरी माँ ने जो किया इस पे मुआफ़ी मांगती रही। उन्होंने सज़ा भी काटी, मगर अब सब लोग जो करते हैं इस पे शर्मिंदा भी नहीं होते। और हमें शायद पहले तो कोई चांद न चढ़ाती, मगर इस बार ज़रूर चिढ़वाएगी। वो गुस्से से बोली। देखा कैसे बात कर रही है, ये कुछ भी कर सकती है। बड़ी भाभी नागवारी से बोली। रमला अपने कमरे में जाओ, जुबैदा बेगम ने कहा, तो वो पीर पटख कर अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। आज़म काज़मी के 2 बच्चे थे, आरिफ काज़मी और ज़हरा काज़मी उर्फ चंदा। आरिफ काज़मी के बाद बहुत सारी मिन्नतों दुआओं से ज़हरा पैदा हुई तो वो सब की आंखों का तारा बन गई। आज़म काज़मी और मिसेस अतम काज़मी के गुजरने के बाद आरिफ काज़मी ने शादी की तो जुबैदा काज़मी ने आते ही ज़हरा को जैसे अपनी बेटी मान लिया। आरिफ काज़मी और जुबैदा के अपने 2 बेटे ज़ैद, राफ़े होने के बावजूद उनका प्यार ज़हरा के लिए कम न हुआ था। अगर ये कहा जाता कि आरिफ काज़मी की जान बसती थी तो गलत न था, लेकिन वक्त एक सा नहीं रहता और यही हुआ। ज़हरा कातमी ने जिंदगी भर जिस्मान और आबरू का ध्यान रखा। वो एक सलीम नामी लड़के की पुरफरेब मोहब्बत के जाल में फंसकर अपने हाथों से अपनी खानदान की आबरू को रौंद दिया। ज़हरा काज़मी का रिश्ता लेकर जब सलीम आया तो आरिफ काज़मी ने बना बात सुने ही इसे वहाँ से दफ़ होने को कहा और ज़हरा का रिश्ता अपने बिजनेस पार्टनर खुर्रम अली से तय कर दिया। सलीम ने ज़हरा को इस कदर वर्गलाया कि ऐन निकाह के दिन वो सलीम के साथ कोर्ट मैरिज करके आ गई। आरिफ काज़मी बना कुछ सुने उनसे हर किस्म का रिश्ता तोड़ लिया और नरम खू पर शफीक आरिफ काज़मी जैसे पत्थर दिल होते चले गए। और दूसरी तरफ सलीम ने जल्द ही अपने रंग दिखा दिए और शादी के 4 साल बाद उसे तलाक दे दी। फिर 3 बरस के बाद उन्हें एक सरकारी अस्पताल से कॉल आया कि उनकी बहन अपनी कैंसर की आखिरी स्टेज पे अपनी आखिरी सांसें गिन रही हैं। वो जैसे पागल से हो गए। जब अपनी लाडली का यूं हाल देखा तो दिल खून के आंसू रो रहा था, मगर कठोर बने खड़े रहे। ज़हरा ने वफात से कबल अपनी बेटी रमला को उनके सुपुर्द कर दिया। आरिफ काज़मी का दिल चाहा कि इस छोटी सी ज़हरा को सीने लगाकर जी भर कर रोए, मगर सलीम की बेटी होने की वजह से वो इससे शदीद तरीन नफ़रत करने लगे। ये नफ़रत का वो बारहा इजहार करते रहे, यहाँ तक कि वो नन्ही सी रमला उनकी नफ़रत से बागी बन गई। जिस चीज़ से आरिफ काज़मी को चढ़ थी वो वही करने लगी। स्कूल में वो स्टार्ट में काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट थी, लेकिन ये बेजा नफ़रत ने उसकी शख्सियत इस कदर मस्ख कर दी कि वो मैट्रिक में बामुश्किल पास हुई और अब भी 20 साल की होने के बावजूद अभी तक वो इंटर मुकम्मल नहीं कर सकी थी। हर रोज़ वो एक नई शरारत करती और कोई दिन नहीं था कि वो आरिफ काज़मी को जिच ना करती हो। और आज भी वो रोहेल के साथ पिंगा ले चुकी थी और अब उसकी शिकायत करने पे अपने पूरे गैंग खिज़र, कासिम, अब्बास, उमर के साथ सर जुड़े इसे सबक सिखाने के नित नए प्लान बना रही थी। आइडिया, मैंने इस मिस्टर अंकल को सुबह सुबह एक्सरसाइज करते देखा है, तो हम इस सर्दी में इस कमीने को ठंडे ठंडे पानी से नहलाएंगे। वो अलिफाक्साटेड अंदाज में बोली तो सब ने जोर जोर से सर हिलाते इसकी बात पे एग्री किया। अभी ये तो कल करेंगे, इससे पहले सोचो कि मैं सुबह सहरी कैसे खाऊंगी। बहुत भूख लगी मुझे, पता है 2 घंटे हो गए कुछ खाए हुए। वो पेट पे हाथ रखते हुए बोली। दादो बहुत मारेंगे तो अब भूखा रहना ही पड़ेगा, लेकिन एक काम करें, अब छत पे जाकर साथ वालों के घर सहरी कर लेना। नन्हे मुन्ने खिज़र ने कहा तो ऊपर सोच अंदाज में सर हिला गए।
विरदा फार्म हाउस में दाखिल हुई और मुलाजिम की मैयत में वो लॉन्ग रूम में आई तो वहां बैठा हुमायूं इसे देखकर एक झटके से खड़ा हो गया। तुम यहाँ? इस रोहेल को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वो तब कर बोलता रोहेल का नंबर मिलाने का, मगर वो अपनी सुना करना सिर्फ कॉल काट गया बल्कि मोबाइल ही ऑफ कर गया। वो झुलाकर मोड़ने ही वाला था कि विरदा ने एकदम से उसे पीछे से हैक कर लिया और उसकी झलाहट गुस्सा जैसे झाग की तरह बैठ गया। अब क्यों आई हो? तुम्हें मेरी नाराजगी से फर्क पड़ता है क्या? वो मुले बना मसनूई नाराजगी से बोला। पड़ता है मुझे फर्क? आपकी नाराजगी, बेरुखी, बेजारी से फर्क पड़ता है मुझे बहुत ज्यादा। वो इसके कंधे पे सर रखे पुरनम अंदाज में बोले। वो इसके हाथ हटाता उसकी तरफ रुख करते उसे बगौर देखने लगा, जो कि पेच कलर की शेफून की फराक के साथ शानों पे दुपट्टा फैलाए दिल को छू लेने की हद तक प्यारी लग रही थी। इसके देखने पे जैसे वो सिमट सी गई और जैसे ही हुमायूं 2 कदम उसके करीब आया तो वो 2 कदम पीछे हट गई। मैं जब तुम्हारे पास आने लगता हूँ तुम दूर क्यों जाती हो? वो हाथ की पुश्त से इसके रुखसार को मसलते हुए मखमूर अंदाज में बोला। नहीं, ऐसा तो नहीं है, वो कांपते लहजे में बोले। अच्छा तो साबित करो, यहाँ किस करके? वो अपने लब पे हाथ रखते हुए बोला तो वो जैसे हया से सुर्ख पड़ गई। मैं वो आपसे मुआफी मांगने आई थी। वो उसकी बेबाक निगाहों से घबरा कर अटक अटक कर बोले। मुआफी मत मांगो, जस्ट आज मैं तुम्हें महसूस करूंगा और तुम मुझे करो। वो उसकी कमर में हाथ डाले बोला और फिर एकदम से इसे गोद में उठाए वो एक रूम में ले आया। इसे बेड पे एहतियात से बैठती वो इसके पहलू में आकर बैठते साइड टेबल से एक मखमली केस निकालकर उसे खोलते हुए इसके सामने कर गया। वो एक बहुत नफीस सा गोल्ड पेंडेंट था जिसपे WH लिखा था। कैसा लगा? वो मुस्कुरा कर बोला। बहुत खूबसूरत है, वो आहिस्ता से बोली। हुमायूं ने इसके गिले में पहनाते इसकी पेशानी पे अपनी मोहब्बत की मेहर सब्त की और फिर इस पे अपनी मोहब्बत की बरसात करता चला गया। जारी है। अब सबको ये शक हो रहता कि मैं बहुत छोटी एपिसोड देती तो यार लिखना बहुत मुश्किल होता इतने शोर और बच्चों के रोने में, तो बस इतने पे फी अलहाल गुजारा करें। जिस दिन मेरे बच्चे सुधर जाएंगे एपिसोड लान दूंगी। खुश रहिए।